वाराणसी के मदनपुरा मोहल्ले की सुबह किसी बहती हुई गंगा की तरह ही शांत और धीमी गति से शुरू होती थी। मंदिरों से आती घंटियों की आवाज, अगरबत्तियों की मिली जुली सुगंध और संकरी गलियों में दूध वाले की आवाज, यह सब राधा मिश्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था। उसकी दुनिया इन्हीं गलियों, एक छोटे से पुराने घर और गंगा के घाटों तक सिमटी हुई थी। 28 साल की राधा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो अक्सर तूफान के बाद आती है। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में पति के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी का तूफान थम तो गया था, लेकिन अपने पीछे एक गहरी खामोशी और अनगिनत जिम्मेदारियां छोड़ गया था। अब उसकी दुनिया में बस 3 लोग थे, वह खुद, उसका 7 साल का बेटा रोहन और उसकी बीमार सास, जिन्हें वह माँ जी कहकर बुलाती थी। उसकी दिनचर्या एक ही धुन पर चलती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, माँ जी के लिए दलिया बनाना, रोहन को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर भागते भागते सरकारी स्कूल पहुंचना, जहां वह एक अस्थायी अध्यापिका थी। अस्थायी, यह शब्द उसकी नौकरी और उसकी जिंदगी दोनों पर किसी भारी पत्थर की तरह टिका हुआ था। तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिरी दिनों में घर चलाना एक जंग लड़ने जैसा होता था। घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। दीवारों पर पड़ी सीलन, बरसात में टपकती छत और पुराना फर्नीचर, सब कुछ उसकी आर्थिक तंगी की कहानी कहता था। फिर भी राधा ने उस घर को अपनी ममता और देखभाल से एक घर बनाए रखा था। माँ जी की खाट के पास हमेशा ताजे पानी का लोटा भरा रहता और रोहन की किताबों पर कभी धूल नहीं जमती थी। स्वभाव से वह शांत और संवेदनशील थी, लेकिन उसके भीतर एक चट्टान जैसी मजबूती छिपी थी। वह अपनी परेशानियां किसी से नहीं कहती थी। उसकी सहेलियां उसे अक्सर कहती, राधा तू कभी कुछ बोलती क्यों नहीं, मन हल्का हो जाएगा। वह बस मुस्कुराकर जवाब देती, बोलने से क्या होगा, करने से होगा। उसकी असली ताकत थी उसकी उम्मीद। हर शाम स्कूल से लौटने के बाद वह रोहन को लेकर दशाश्वमेध घाट पर चली जाती थी। वहां गंगा की लहरों को देखते हुए आरती की दिव्य रोशनी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह अपनी आंखें बंद करती और अपने पति को याद करती, मन ही मन कहती, आप चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं रोहन को एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और माँ जी का भी पूरा ध्यान रखूंगी। जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, हारना नहीं है। ये वाक्य उसके लिए महज शब्द नहीं थे, बल्कि एक मंत्र था, एक लौ थी जिसे वह अपने भीतर हर हाल में जलाए रखती थी। एक दिन जब स्कूल में बच्चों की कॉपियां जांच रही थी, तभी चपरासी ने आकर कहा, राधा मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। राधा का दिल धक से रह गया। प्रिंसिपल साहब का बुलावा कभी यूं ही नहीं आता था। वह अपने दुपट्टे को ठीक करती हुई उनके कमरे में पहुंची। प्रिंसिपल साहब एक गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने राधा को बैठने का इशारा किया और फिर बिना किसी भूमिका के बोले, देखिए राधा जी, आप काम बहुत अच्छा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से बजट में कटौती हुई है। हमें कुछ अस्थायी शिक्षकों की छंटनी करनी पड़ेगी। मुझे दुख है, लेकिन शायद अगले महीने से हम आपका अनुबंध जारी नहीं रख पाएंगे। ये शब्द राधा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह नौकरी उसकी एकमात्र आय का स्रोत थी। इसी के सहारे उसका घर चलता था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछने की कोशिश की, सर, पर मेरा काम तो ठीक है, कोई और तरीका नहीं है क्या? प्रिंसिपल ने बेबसी से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। राधा वहाँ से कैसे बाहर निकली, उसे खुद नहीं पता। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। घर का किराया, माँ जी की दवाइयाँ, रोहन की पढ़ाई, राशन, सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जब वह घर पहुंची तो एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। माँ जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह बुरी तरह खांस रही थी। राधा उन्हें तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद चिंता जताते हुए कहा, देखिए, इनकी हालत बिगड़ रही है। इनके दिल का एक वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना खतरा बढ़ सकता है। ऑपरेशन? राधा की आवाज में घबराहट साफ थी। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 1 लाख रुपये का इंतजाम तो करना ही होगा। 1 लाख, यह रकम राधा के लिए किसी पहाड़ जैसी थी। एक तरफ नौकरी जाने का डर, दूसरी तरफ यह जानलेवा बीमारी का खर्च। उस रात जब रोहन और माँ जी सो गए तो राधा छत पर जाकर अकेली बैठ गई। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे चारों तरफ घना अंधेरा दिख रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार जाएगी। उसकी उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे बस बुझने ही वाली हो। अगले कुछ हफ्ते राधा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। वह हर दिन स्कूल जाती, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। वह दूसरे स्कूलों में नौकरी के लिए चक्कर काटने लगे, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अभी कोई जगह खाली नहीं है। उसने कुछ घरों में ट्यूशन पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे मिलने वाले पैसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। रिश्तेदारों से मदद मांगने का ख्याल भी आया, लेकिन वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। उसके स्वाभिमान ने उसे हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया था। दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। माँ जी की हालत स्थिर थी, पर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ज्यादा देर करना ठीक नहीं।
एक शाम वह घाट पर बैठी गंगा की लहरों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहा है। वह टूट चुकी थी पूरी तरह से। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी थे। शर्मा जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे और राधा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। क्या बात है बेटिया, आज हमारी गंगा मैया से क्या शिकायत हो रही है? उन्होंने स्नेह से पूछा। राधा खुद को रोक नहीं पाई और फपक फपक कर रो पड़ी। उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। शर्मा जी ने शांति से सब कुछ सुना, फिर बोले, बेटिया रोने से हल नहीं निकलेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तुम्हारे हाथों में हुनर है, उसे पहचानो। कैसा हुनर चाचा जी? मैं बस थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, राधा ने निराशा से कहा। तुम्हारी माँ के हाथ के बने आम के अचार का स्वाद मुझे आज भी याद है। तुम भी तो बिल्कुल वैसा ही अचार बनाती हो और तुम्हारे हाथ की पापड़ बड़ियां पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। क्यों नहीं तुम इसी हुनर को अपना जरिया बनाती? राधा को ये विचार थोड़ा अजीब लगा। अचार पापड़, इससे क्या होगा चाचा जी? आजकल ये सब कौन खरीदता है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? शुरुआत छोटी ही सही, पर करो तो सही। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शर्मा जी की बातों ने राधा के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगाई। उस रात उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी निकाली और अगले दिन बाजार से आम, मसाले और दालें ले आई। माँ जी बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसे पुराने नुस्खे बताने लगी। रोहन भी अपनी छोटी छोटी शरारतों से अपनी माँ का हाथ बंटाने लगा। उस छोटे से घर में कई दिनों बाद एक साथ काम करने की खुशी का माहौल बना। राधा ने दिन रात एक करके कई तरह के अचार और पापड़ तैयार किए। शर्मा जी ने पास के कुछ दुकानों पर बात की। शुरुआत में दुकानदारों ने आनाकानी की, लेकिन शर्मा जी के कहने पर कुछ पैकेट रखने को तैयार हो गए। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पाद भरे पड़े थे। राधा के घर के बने अचार पापड़ को कौन पूछता? हफ्ते बीत गए, लेकिन बिक्री बहुत कम हुई। माँ जी के ऑपरेशन की तारीख नजदीक आ रही थी और राधा का दिल डूबता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद शर्मा जी का यह आइडिया भी काम नहीं करेगा। अचानक शर्मा जी एक दिन खुशखबरी लेकर आए। पास के मंदिर में 3 दिन का एक बड़ा मेला लगने वाला था। उन्होंने राधा के लिए वहां एक छोटी सी स्टॉल लगाने की अनुमति ले ली थी। यह आखिरी मौका है बेटिया, यहाँ बहुत भीड़ होती है। अगर लोगों को तुम्हारा सामान पसंद आ गया तो तुम्हारी गाड़ी चल पड़ेगी। राधा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने दिन रात जाकर और भी सामान तैयार किया। मेले का पहला दिन था। उसने अपनी छोटी सी स्टॉल को बड़े प्यार से सजाया, लेकिन उसकी किस्मत शायद कुछ और ही परीक्षा लेना चाहती थी। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल घेर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेले में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। राधा की स्टॉल का तिरपाल उड़ गया और बारिश का पानी सीधे उसके सामान पर पड़ने लगा। उसके पापड़ गलने लगे, अचार की बरनियां भीग गईं। ये देखकर राधा का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें बारिश के पानी में बहती हुई नजर आ रही थी। वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी बारिश से बचने के लिए एक नौजवान जिसके हाथ में एक कैमरा था, भागकर उसकी स्टॉल के नीचे आ खड़ा हुआ। उसकी नजर राधा के अचार की एक बरनी पर पड़ी जो थोड़ी बच गई थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, यह क्या है बहन जी? क्या मैं थोड़ा छक सकता हूँ? राधा ने रोते हुए सिर हिला दिया। उस लड़के ने एक फांक छकी और उसकी आंखें हैरानगी से फैल गईं। अरे वाह, ये तो अद्भुत है, बिल्कुल मेरी दादी के हाथ का स्वाद। यह आपने बनाया है? वह लड़का एक जाना माना फूड ब्लॉगर था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने लोगों को राधा की कहानी बताई, कैसे एक अकेली महिला अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और कैसे उसके हाथों में जादू है। उसने लोगों से अपील की, अगर आप असली बनारसी स्वाद चखना चाहते हैं तो इस मेले में आइए और राधा जी की मदद कीजिए। यह वीडियो किसी चमत्कार की तरह काम कर गया। कुछ ही मिनटों में यह स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वायरल हो गया। जो लोग बारिश की वजह से घर लौट गए थे वे वीडियो देखकर वापस आने लगे। लोगों की भीड़ राधा की स्टॉल पर उमड़ पड़ी। हर कोई उसका अचार और पापड़ खरीदना चाहता था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। 1 घंटे के भीतर राधा का सारा सामान बिक गया। इतना ही नहीं, शहर के कई बड़े दुकानदारों और कैटरिंग वालों ने उसे बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये हार के नहीं बल्कि जीत के आंसू थे। उस बारिश की रात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। माँ जी का ऑपरेशन सफल रहा। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। राधा की नौकरी तो चली गई, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उसने अपने घर के बने उत्पादों को आशा की लौ नाम दिया। उसका छोटा सा काम अब एक छोटे व्यवसाय में बदल चुका था। उसने मोहल्ले की 2 और जरूरतमंद महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। अब उसका घर सिर्फ एक पुराना सीलन भरा मकान नहीं था, बल्कि एक उम्मीद का केंद्र बन गया था।
वहां अब मसालों की महक और महिलाओं की हंसी गूंजती थी। एक शाम वह अपनी ठीक हो चुकी माँ जी और बेटे रोहन के साथ फिर से उसी गंगा घाट पर बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। गंगा का पानी शांत था, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसने हाथ जोड़कर गंगा मैया को धन्यवाद दिया। उसने सीखा था कि जिंदगी की नाव तूफानों में ही अपनी दिशा पाती है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह परखने के लिए आती हैं कि हमारी जड़ों में कितनी मजबूती है। उसने अपने भीतर की उस लौ को बुझने नहीं दिया था और अब उसी लौ की रोशनी से न सिर्फ उसका अपना घर बल्कि कई और घर भी रोशन हो रहे थे। नैतिक शिक्षा, साहस का असली रूप वही है जब हम टूटने की कगार पर भी विश्वास बनाए रखें, खुद पर, भगवान पर और आने वाले कल पर।